सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे अध्ययन अध्यापन का जो विषय है वो है रीतिकाल। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहले हमने अध्ययन किया है आदिकाल का, फिर हमने अध्ययन किया है भक्ति काल का, और आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वो क्या है? रीतिकाल है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, जो रीतिकाल है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत का जो समय है वो क्या है? रीतिकाल है। बात कर लेते हैं रीति है क्या। रीति का अर्थ क्या होता है? काव्य को लिखने का ढंग। रीति क्या होती है? काव्य का लिखने का ढंग। और हम भारतीय काव्य शास्त्री हैं, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा पर भी बात करें तो रीति संप्रदाय है, यानी ब्राह्मण ने एक संप्रदाय की स्थापना की, इसको रीति संप्रदाय है। और उसने ब्राह्मण ने एक परिभाषा भी दी है, विशिष्ट पद रचना ही रीति। उसी से में क्या है? हमारा क्या है? रीतिकाल। यानी जो काव्य लिखने का ढंग है, काव्य लिखने का है वो क्या है? रीति परंपरा, यानी रीति काल। जो काव्य लिखने का ढंग है उसको क्या बोलते हैं? रीतिकाल। रीतिकाल के नाम में, यानी रीतिकाल के जो नामकरण है, रीतिकाल का नाम किया गया है, उसमें विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद रहा है। जो रीतिकाल का नामकरण है उसमें क्या है? विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद रहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या है? रीतिकाल का नाम किया है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने जो रीतिकाल का नाम किया है वो क्या किया है? अलंकृत काल। मैं आपको बता देता हूं, भारतीय काव्य शास्त्र में जो मुख्य 6 संप्रदाय थे, उन 6 संप्रदायों में क्या था? एक अलंकार संप्रदाय भी था। जो भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य 6 संप्रदाय थे, उसी 6 संप्रदायों में एक क्या था? अलंकार संप्रदाय। वो रीतिकाल की काव्य था। रीतिकाल के कवियों ने अलंकार को अपने काव्य में बहुत ज्यादा उल्लेख किए, बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। किसका? अलंकारों का। वो हम आगे जाके आपको बताएंगे क्यों किया है, उनके पीछे क्या कारण रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नामकरण किया है रीतिकाल। रीतिकाल के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नामकरण दूसरा क्या किया है? उत्तर मध्यकाल। यानी हमने पहले देखा था भक्ति काल में क्या किया था? पूर्व मध्यकाल है। उसी प्रकार शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नामकरण दिया है? उत्तर मध्यकाल। हिंदी में बहुत बड़े और विद्वान हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने क्या किया है? रीतिकाल का नाम किया है श्रृंगार काल। इनके पीछे नामकरण के पीछे की वजह क्या रही है वो भी आपको बताएंगे। और रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा ने इसका काल किया है कलाकाल या किया। मैं आपको कुछ और भी बता देना चाहता हूं। उसमें जो रीतिकाल का प्रवर्तक है, रीतिकाल की शुरुआत कहां से हुई है उसके बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। रीतिकाल का प्रवर्तक वैसे माना जाता है केशव दास को। रीतिकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना जाता है। आपका यानी सीधा किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, यानी रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो रीतिकाल का प्रवर्तक आएगा केशव दास। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को नहीं मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक मानता है चिंतामणि त्रिपाठी को। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को मानता है। इसके पीछे भी कारण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहता है, यानी आपको मैं बता दूं, केशव का जन्म हुआ था 1555 ईस्वी के आसपास, और जो केशव दास की रचना आई है वो थी 1600 ईस्वी के आसपास।
यानी जन्म 1555 में, रचना आई है केसरदास की 1600 ईस्वी के आसपास। यदि हम इतिहास में जाएं तो 1600 ईस्वी का समय किसका रहा है? भक्ति काल का। तो लगभग जो 50 साल का जो अंतराल है, यानी इसके बाद चिंतामणि की जो रचना आई है, चिंतामणि का जो समय, चिंतामणि का जन्म हुआ है 1600 ईस्वी के आसपास और उनकी जो रचना यही है। चिंतामणि के बाद जो रीति परंपरा की रचना है उनका लगातार आती रहती है, यानी वो लगातार चलती रहती है। परंतु केसर के समय से ले और बीच में चिंतामणि के समय के बीच में कम से कम 35 या 40 साल का गैप है, जिसमें रीति संबंधी कोई रचना नहीं आती है, यानी रीति संबंधी ग्रंथों की रचना बहुत कम मात्रा में हुई है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को न मानकर चिंतामणि त्रिपाठी को मानता है। परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, यदि आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि रीति काल का प्रवर्तक कौन है, तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए केशवदास। और यदि यह प्रश्न आपसे यह पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, तो आपका उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी को। अब हम बात करते हैं जो रीति काल के काव्य है, जो रीति काल में काव्य परंपरा है वो कैसी रही है। जो रीति काल में काव्य परंपरा यानी काव्य लिखने का ढंग है कैसा रहा है, तो विद्वानों ने पूरा का पूरा जो रीति काल है, विद्वानों ने क्या है, पूरा का पूरा रीति काल है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है। इन 3 भागों से जानने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि रीति काल में सबसे ज्यादा अलंकार, श्रृंगार रस और नायिका भेद पर जोर दिया गया है। उनके पीछे कारण क्या रहा है? रीति काल के लगभग सभी कवि, रीति काल के लगभग सभी कवि अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में काम करते थे। किसके अंतर्गत काम करते थे? अपने आश्रय दाताओं के आश्रय में काम करते थे। आश्रय दाताओं के आश्रय में काम करना यानी शासक और सामंत वर्ग के अंतर्गत ये क्या करते थे? काम करते थे। और शासक और सामंत वर्ग को जिन चीजों को, वो क्या है, रीति काल का काव्य आम जनता का काव्य नहीं है। मोटे तौर पर बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे विद्वानों ने रीति काल के काव्य को आम जनता का काव्य न मानकर उसको क्या दरबारी काव्य माना है। कारण यही रहा है, जो जितने भी कवि थे वो आश्रयदाताओं के आश्रय में काम करते थे और आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वो काव्य रचना करते थे, ना कि आम जनता को। तो जैसा राजा, जैसा सामंत, जैसा उनका आश्रयदाता चाहेगा वैसी ही रचना करेगा। और ज्यादा से ज्यादा वो चमत्कार पैदा करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा श्रृंगारिक रचना लिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा अलंकार और उनको रसों का, श्रृंगार रस का और नायिका भेद का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अब रीतिकाल का जो साहित्य है, रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो रीतिकाल है, एक है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीतिबद्ध क्या है। बद्ध मानी बंधना। जो साहित्य संस्कृत के साहित्य यानी रीति काल में ऐसे लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, ऐसे लक्षण ग्रंथों यानी संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार पर, उनकी बंदी बंधाई परिपाटी पर जो रचना लिखी गई, यानी संस्कृत के रचनाओं यानी संस्कृत की लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर उसी परंपरा में जो रचनाएं लिखी गई उसको क्या बोलते हैं? रीतिबद्ध। उसको हम क्या बोलते हैं? लक्षण ग्रंथों को लक्षण ग्रंथों में बंद कर, यानी लक्षण ग्रंथों में बांध कर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का आधार बनाकर जो रचना लिखी गई उसको क्या बोलते हैं? रीतिबद्ध।
यानी जो संस्कृत की बंदी बंधाई परिपाटी पर रचना लिखी गई है, जैसे संस्कृत में रचना लिखी गई, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उसी के अनुसार बंदी बंधाई परिपाटी में रचना लिखी गई है, वो आ जाती है रीतिबद्ध में। फिर हम बात करते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के अंतर्गत वो कवि आ जाती हैं, रीति सिद्ध के अंतर्गत वो कवि आ जाते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु अपनी रचनाओं में पूरे के पूरे उनको नियमों का पालन किया है, वो आ जाती हैं रीति सिद्ध में। और रीति मुक्त में क्या है, जिन्होंने नए किसी बंधन को माना है और नए ही लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, वो कवि क्या आ जाते हैं इसमें रीति मुक्त में आ जाते हैं। जैसे रीतिबद्ध में सबसे ज्यादा कवि आते हैं, जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूं केशव दास को हम ले लें, मतीराम को ले लें, चिंतामणि त्रिपाठी को ले लें, ये सारे के सारे रीतिबद्ध में है। रीति सिद्ध कवि में सबसे यानी बिहारी, आप सभी को पता भी होना चाहिए, बिहारी ने एक ही रचना लिखी थी जिसका नाम था बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई ने एक रचना लिख के ही अमर हो गया। रीति मुक्त में क्या है, हम नाम ले लेते हैं गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, यानी ये सारे के सारे इस प्रकार के कवि क्या है रीति मुक्त में आ जाते हैं। जो बंदी बंधाई यानी संस्कृत की बंदी बंधाई परिपाटी पर जो रचना लिख रहे लक्षण ग्रंथों को लिखे थे, वो क्या थे, रीतिबद्ध कवि थे, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु लक्षण ग्रंथों के नियमों का पालना की, वो थे रीति सिद्ध कवि थे। और जिन्होंने नए तो किसी प्रकार के पालना की और नए को लक्षण ग्रंथ लिखे, वो क्या आ जाएंगे, रीति मुक्त कवि आ जाएंगे। यह था रीति काल के साहित्य को कितने 3 भागों में विभाजित कर दिया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि रीतिकाल की भाषा क्या रही है, यानी रीतिकाल के समय में भाषा क्या रही है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसे हमने अध्ययन किया था आदिकाल में भाषा क्या रही थी, डिंगल और पिंगल, और अपभ्रंश में भी साहित्य लिखा गया था। उसी प्रकार भक्ति काल में क्या भाषा रही थी, जैसे संत कवि थे, जैसे कबीर का उदाहरण ले लेते हैं, उन्होंने पंचमेल खिचड़ी से दुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। जो राम काव्य है और सूफी काव्य है, उसमें सबसे ज्यादा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो कृष्ण काव्य है उसमें क्या व्रज भाषा का प्रयोग किया गया। परंतु रीतिकाल में ऐसा नहीं था, परंतु रीतिकाल में ऐसा नहीं था। रीतिकाल में जो काव्य की भाषा रही है वो क्या रही है, व्रज। रीतिकाल में जो काव्य की भाषा रही है वो कौन सी रही है, व्रज रही। यानी रीतिकाल का पूरा साहित्य व्रज भाषा में लिखा गया है, और इसीलिए तो व्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। व्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है रीतिकाल का। यह भी एक नंबर का प्रश्न बन जाता है, किस काल को व्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्या लेगा, रीतिकाल को कहा जाता है। रीतिकाल की भाषा क्या रही है, व्रज रही है। तो अब हम ये भी है ना, कुछ विद्वानों कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे कि रीतिकाल का पतन क्यों रहा हुआ। तो रीतिकाल के पतन में क्या है, सबसे ज्यादा हम बात करें तो रीतिकाल का जो साहित्य है ना, जो रीतिकाल में साहित्य लिखा गया है वो साहित्य क्या है, आम जनता का साहित्य नहीं है। रीतिकाल का जो साहित्य रहा है वो दरबारी साहित्य रहा है, यानी अपने राजाओं, अपने महाराजा, अपने सामंत, यानी कहने का मतलब है अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए पूरा का पूरा साहित्य लिखा गया। दूसरा कारण मानूं मैं तो दूसरा कारण क्या रहा है, जो रीतिकाल के कवि थे वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने आप को यानी अपने आश्रयदाताओं के सामने दूसरे कवियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने पांडित्य प्रदर्शन का सबसे ज्यादा प्रयोग करना चाहते थे। वो ज्यादा से ज्यादा
अलंकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा अतिशयोक्ति इस प्रकार का, यानी उन आश्रयदाताओं को प्रभावित कर ले, वो भी दूसरा कारण रहा है जिससे क्या वो साहित्य आम जनता का साहित्य न बन के उनके आश्रयदाताओं का साहित्य बन गया है, यानी यह था रीतिकाल के पतन का कारण। मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, रीतिकाल यानी आप सभी को पता है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल। जो हिंदी साहित्य का तीसरा कालखंड है वो क्या है, रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। विद्वानों में इसके नामकरण में मतभेद रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसके अलंकृत काल का नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की नाम दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसायन ने इसे कला काल और रामकुमार वर्मा ने इसे कला काल नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नामकरण किया है और उसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे परिभाषित किया है। इन सभी नामकरणों को ध्यान में रखते हुए उसका जो सर्वसम्मति या सर्व विद्वान जो सबसे ज्यादा जिस नाम पर सहमत है वो नाम है रीतिकाल। फिर हमने क्या किया था, रीतिकाल के साहित्य को हमने जो रीतिकाल का पूरा साहित्य लिखा गया था उनको 3 भागों में विभाजित किया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध क्या है, ऐसे लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की बंदी बंधाई परिपाटी पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना जिन कवियों ने किया वो रीतिबद्ध की में आती हैं। जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु लक्षण ग्रंथों के नियमों का पालन किया वो आ जाते हैं रीति सिद्ध में आ जाती हैं। जिन्होंने नए कोई लक्षण ग्रंथ लिखे और नए किसी प्रकार के कोई नियमों या बंधन का पालन किया वो क्या आ जाती हैं, रीति मुक्ति में आ जाती हैं। फिर एक प्रश्न ये भी बन जाता है हमारा कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो रीतिकाल का सर्वमान्य प्रवर्तक कौन है, केशव दास है। और यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, तो वो हम क्या कहेंगे, चिंतामणि त्रिपाठी है। फिर रीतिकाल की भाषा के बारे में मुझे, तो रीतिकाल की भाषा क्या रही है, वर्ज भाषा रही है। जो रीतिकाल का जो साहित्य लिखा गया है, जो रीतिकाल की भाषा रही है वर्ज भाषा, और वर्ज भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसको, रीतिकाल को। यह है हमारा रीतिकाल। फिर हमारे आगे क्या देते, रीतिकाल काव्य की विशेषता, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों का वर्गीकरण करना।